दोस्तों नमस्कार। कल की कहानी देवर ने बचाई लाज बेटा मेरा है का भाग 2। तो कहानी शुरू करने से पहले जो भी चैनल पर पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें और ऑल का आइकन जरूर प्रेस करें ताकि हमारी आने वाली सभी कहानियां आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए कल की कहानी का शेष भाग आगे। सुनील के घर वालों ने दोनों बहनों को बदचलन बताकर घर से बाहर निकाल दिया। सुनील चुपचाप खड़ा तमाशा देखता रहा। उसने एक बार भी अपने माता पिता को समझाने की कोशिश नहीं की। रचना के पिता को 2 बार हार्ट अटैक आ चुका था। रचना की बड़ी बहन ने अपनी माँ को सारी बातें बताईं। नज़ारा वही था जो एक मध्यम वर्गीय परिवार में होना चाहिए था। रचना की माँ सिर पकड़कर बैठ गई और अपनी कोख को कोसने लगी। जाने कौन सी मनहूस घड़ी में मैंने तुम्हें जन्म दिया जो आज यह दिन देखना पड़ा। इससे तो अच्छा पैदा होते ही मर जाती। हमें समाज में मुंह दिखाने के लायक नहीं छोड़ा। मां ने रचना के मुंह पर 2-4 थप्पड़ भी जड़ दिए। रचना पत्थर बनी खड़ी रही। बड़ी बहन ने अपनी मां को संभाला। अब रचना को दिन रात नींद नहीं आती। खाना पीना सब छूट गया। वह पत्थर की मूर्ति बन चुकी थी। अब उसके सामने एक ही विकल्प था, आत्महत्या। घर में मातम सा माहौल था। सबकी भूख प्यास मर गई थी। रचना इस सब के लिए स्वयं को जिम्मेदार ठहरा रही थी। एक खुशहाल परिवार जिसमें बेटियों पर गर्व किया जाता था, आज एक बेटी ने इस घर की खुशियां मिट्टी में मिला दी। जब रचना को कोई रास्ता नजर नहीं आया तो एक शाम वह पास की एक नदी के पुल पर अपनी जान देने के लिए गई। परंतु जीवन लीला समाप्त करना भी इतना आसान नहीं होता। वह पुल पर खड़ी होकर नदी में कूदने के लिए अपने अंदर साहस और पछतावा समेट ही रही थी कि पीछे से किसी ने उसका हाथ खींच लिया और कहा, रचना तुम यह क्या कर रही हो? तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं? भला ऐसे भी कोई मरता है क्या? रचना उस व्यक्ति के सीने से लगकर फूट फूट कर रोने लगी। मैंने गलती ही इतनी बड़ी की है। मेरी गलती की यही सजा है। मुझे मर जाने दीजिए। मैं अपने माँ बाप के लिए कलंक बन गई हूँ। मेरे पास और कोई रास्ता भी नहीं। मुझे कौन स्वीकार करेगा? कौन मेरा मान सम्मान लौटाएगा? मैं करूँगा तुमसे शादी। मैं लौटाऊँगा तुम्हारा मान सम्मान। रचना ने आंसू भरी आंखों से अमन को देखा। अमन रचना की बड़ी बहन का देवर है। उसने कहा, रचना मैं हमेशा से ही तुम्हें चाहता था परंतु कभी कह नहीं पाया। बड़ी भाभी यानी तुम्हारी बहन ने मुझे सारी बातें बता दी है। तुम्हें अपनी ज़िंदगी समाप्त करने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं भरूंगा तुम्हारी मांग में सिंदूर। मैं दूंगा इस बच्चे को पिता का नाम। रचना यह मत समझना कि मैं तुम्हारी मजबूरी का फ़ायदा उठा रहा हूँ। मैं फिर से एक बार तुमसे पूछना चाहता हूँ, तुम अगर मुझे अपने लायक समझो तो मैं तुमसे शादी करने के लिए तैयार हूँ। रचना ने कहा, एक बार फिर सोच लो अमन। दूसरे के अंश को अपनाना इतना भी आसान नहीं। मुझे ज़िंदगी देकर रोज़ रोज़ बेइज्जत करके नहीं तड़फाना। बेगैरत जीवन से अच्छा है मैं आज और अभी मर जाना अधिक उचित मानूंगी। अमन ने कहा, यह बात तुम्हारे परिवार और मेरे बीच रहेगी। मेरा परिवार और समाज इस बच्चे को मेरा ही अंश मानेगा। मैं तुमसे वादा करता हूँ, जब तक तुम नहीं चाहोगी तुम्हारी यह सच्चाई किसी के सामने नहीं आएगी। मैंने तुमसे सच्चा प्यार किया है। मैं तुम्हारे हर सुख दुख में साथ निभाना चाहता हूँ। इस प्रकार रचना की शादी उसकी बड़ी बहन के देवर अमन से हुई। रचना एहसान तले दब चुकी थी परंतु अमन ने कभी उसे यह एहसास नहीं होने दिया कि उसने मजबूरी में शादी की है। अमन ने रचना को हमेशा ही समाज में मान सम्मान और संस्कारी पत्नी का दर्जा दिया। अब वह बच्चा 7 साल का हो चुका है। फिर आज सुनील को कैसे याद आई? उसे मेरा मोबाइल नंबर किसने दिया? जिस जहरीले अतीत से वह पीछा छुड़ाना चाहती थी वह फन फैलाए उसके सामने खड़ा था। यह सोच सोच कर रचना का सिर फटा जा रहा था। अमन लंच करने के लिए घर आया तो रचना को सोफे पर इस तरह बेहाल तरीके से बैठा देखकर वह परेशान हो गया। क्या हुआ रचना, तुम ऐसे क्यों बैठी हो? अमन की आवाज़ से रचना की ख्याली बेहोशी टूटी। कुछ नहीं ऐसे ही। खुद को संभालते हुए रचना ने ठंडी चाय का कप उठाया और किचन में चली गई। आज तो लंच भी तैयार नहीं कर पाई।
जल्दी जल्दी में रचना ने लंच तैयार किया। अमन लंच करके वापस ऑफिस चला गया। रचना ने फिर से उसी नंबर पर कॉल लगाया। दूसरी तरफ से सुनील बोला, मुझे यकीन था तुम फ़ोन ज़रूर करोगी। मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ, अपने बेटे को देखना चाहता हूँ। तुम सोच रही होगी कि तुम्हारे घर का नंबर मुझे कहाँ से मिला। बड़ी मुश्किल से तुम्हारी कॉलेज की सहेली कल्पना से लिया है। रचना, मैं तुमसे एक बार मिलना चाहता हूँ। मैं तुम्हारे अहमदाबाद शहर में पिछले 2 साल से रह रहा हूँ। बाकी बातें मिलकर बताऊँगा। सुनील ने रचना को अहमदाबाद के एक बहुत फेमस होटल का एड्रेस देते हुए कहा कि कल दोपहर 3 बजे मैं तुम्हारा इंतज़ार करूँगा। मुझे विश्वास है कि तुम ज़रूर आओगी। और उसने फ़ोन काट दिया। मैं क्या तुम्हारी गुलाम हूँ जो तुम बुलाओगे और मैं चली आऊँगी? मैं भला क्यों जाऊँ किसी गैर से मिलने? उस वक्त मेरी मजबूरी थी जो मैं तुम्हारे घर गई और तुम्हारी माँ बहन ने हमें बेइज्जत किया, मुझ पर कीचड़ उछाला। आज मैं मजबूर नहीं। रचना खुद गुस्से में मन ही मन बड़बड़ा रही थी। वह रात भर ढंग से सो नहीं पाई। इसी उधेड़-बुन में लगी रही कि सुनील से मिलने जाए या नहीं। दिमाग कहता उस घटिया इंसान का चेहरा कभी नहीं देखना। दिल कहता एक बार मिल लिया जाए, आखिर मैं भी तो देखूं उसने अमीरजादी से शादी करके कौन सा किला हासिल कर लिया। रचना ने अपनी सहेलियों से सुना था कि सुनील ने एक बहुत खूबसूरत और अमीर घर की लड़की से शादी की है। इसलिए रचना के मन में सुनील के वैवाहिक जीवन के विषय में जानने की इच्छा तीव्र होती जा रही थी। न चाहते हुए भी रचना अगले दिन तय समय पर बताए गए पते पर पहुंच गई। सुनील पहले से ही इंतजार कर रहा था। उसकी जीर्ण शीर्ण हालत एक अलग ही कहानी बयां कर रही थी। फटे मैले कुचैले कपड़े, वक्त से पहले बूढ़ा होता शरीर, सफ़ेद दाढ़ी से भरा मुरझाया चेहरा देखकर रचना को आश्चर्य के साथ साथ अपार सुख की अनुभूति हुई। सुनील ने उसके साथ जो किया था यह उस घाव पर मरहम लगाने जैसा था। रचना बन ठन कर आई थी। उसका सुख वैभव साफ झलक रहा था। सुनील ने कॉफी ऑर्डर की। रचना ने कहा, वह कुछ नहीं लेगी, जो कहना है जल्दी से कहो, उसके पास अधिक समय नहीं है। सुनील, मेरा बेटा कैसा है? अब तो बड़ा हो गया होगा। रचना, बेटा मेरा है, तुमने तो उसे नाजायज औलाद का तगमा पहना दिया था। सुनील, उसे साथ क्यों नहीं लाई? कैसा दिखता है? क्या मेरे जैसा दिखता है? रचना, बिल्कुल नहीं, वह मुझ पर गया है। सुनील रचना की बेरुखी समझ चुका था। उसने कहा, रचना, मैं जानता हूँ मेरा अपराध अक्षमा के लायक नहीं। मैंने तुम्हारे साथ जो किया उसके लिए मैं आज तक खुद को माफ़ नहीं कर पाया, परंतु यकीन मानो तुम्हारे जाने के बाद मैंने और मेरे परिवार ने एक भी दिन सुख चैन से नहीं गुजारा। मुझे आज भी इस बात का मलाल है कि काश मैंने उस समय सच्चाई का साथ दिया होता तो आज मेरी यह दुर्दशा ना होती। मेरे पिता ने मुझे समझाया कि जीवन में प्यार से अधिक जरूरी पैसा है। यदि पैसा नहीं तो प्यार के तोते तो 2 दिन में हवाई हो जाते हैं, फिर जिंदगी नरक से भी बदतर हो जाती है। उनकी बातों में आकर मैंने भी तुम्हारा साथ नहीं दिया। मेरी शादी अमीर घर की बिगड़ैल लड़की से कर दी गई। उसके पिता ने मुझे अपने बिजनेस में पार्टनर बना लिया। मेरी पत्नी स्वीटी नाइट पार्टीज करती, रात रात भर घर से बाहर रहती, मेरी माँ और बहन से झगड़ा करती, उसने नौकरों की तरह व्यवहार करती। जब मुझसे यह सहन नहीं हुआ तो मैंने उसे रोकना चाहा, परंतु उसने मुझे अपने पिता का पालतू कुत्ता बताया। मेरे अहंकार पर गहरी चोट लगी। उसने कहा कि मैं उसके पिता का पालतू कुत्ता हूँ, पति बनने की कोशिश ना करूँ। पेट भरने के लिए खाना और ज़रूरतें पूरी करने के लिए पैसा इसलिए दिया जाता है कि तुम सब कुत्ते की तरह मेरे पीछे पीछे दुम हिलाते रहो। मुझे काटने की कोशिश कभी मत करना। इसके बाद तो उसने हद ही कर दी। वह अपने दोस्तों को घर लाने लगी। मेरा घर अयासी का अड्डा बन गया। सोसाइटी में लोग तरह तरह की बातें बनाने लगे। हमारी थू थू होने लगी। स्थिति को भांपते हुए मैंने अपनी बहन की शादी करा दी। वे दहेज की डिमांड करने लगे। सब कुछ बिगड़ने लगा। मेरी पत्नी की अयासी बढ़ती गई। मैं शराब पीने लगा।
एक दिन मैं अपना आपा खो बैठा और गुस्से में आकर स्वीटी को एक जोरदार थप्पड़ जड़ दिया। नतीजा यह निकला, उसने मुझ पर घरेलू हिंसा व दहेज प्रताड़ना का मुकदमा कर दिया। घर व जमा पूंजी सब कोर्ट के चक्कर लगाने व वकीलों की फीस में लग गई। बहन के ससुराल वालों की मांगें पूरी ना कर सका। उन्होंने मेरी बहन को घर वापस भेज दिया और उसने सदमे में आकर खुदकुशी कर ली। माँ दुखों से लड़ते लड़ते स्वर्ग सिधार गई। सब बर्बाद हो गया। रचना को सुनील की बातों में कोई विशेष रुचि नहीं थी, परंतु उसे अथाह सुख की अनुभूति हुई। उसे लगा जैसे भगवान ने स्वयं न्याय कर दिया। जैसी करनी वैसी भरनी। सुनील ने अपने दुखों की गठरी खोल दी। अब मैं पिता के साथ इसी शहर में एक चोल में रहता हूँ और रिक्शा चलाकर पेट भरता हूँ। रचना, तुम्हारे पास मेरी एक अमानत है। मेरे पास कुछ भी नहीं बचा। तुम समझ सकती हो मैं क्या कहना चाहता हूँ। रचना के मन में सुनील के प्रति कोई दया भावना नहीं थी। उसने दृढ़ स्वर में कहा, बेटा मेरा है। उसे सांसें और समाज में सिर उठाकर जीने का अधिकार अमन ने दिया है। अमन ही उसका पिता है। तुम उससे दूर ही रहना। तुम जैसा इंसान पिता कहलाने के लायक ही नहीं है। इतना कहकर रचना वहाँ से चली गई और सुनील वहीं खड़ा देखता रह गया। आशा करता हूँ आपको यह कहानी ज़रूर पसंद आई होगी। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगे तो कमेंट्स करिए, लाइक करें और शेयर करें। कहानी पढ़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। जय जवान, जय किसान।